हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 को सॉल्व किए थे। अब हम लोग पार्ट 6 लेके आए हैं आपके लिए व्हाट्सएप कैलकुलेशन साइंस के फर्स्ट ईयर निमी पैटर्न पे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि गति का सूत्र क्या होता है। तो गति मतलब होता है स्पीड, यानी तय की गई दूरी बटा में समय। सबको मालूम है तय की गई दूरी और बटा में समय, यानी तय की गई दूरी और समय का अनुपात को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति की इकाई क्या होती है? तो देखिए, दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर, और समय का सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वेग का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, वेग जो होता है ना, वो विस्थापन बटा में समय होता है। तो विस्थापन नहीं दिया गया है, तो निश्चित दिशा में दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेग की इकाई भी सेम चाल की तरह ही होती है, मीटर प्रति सेकंड। जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? वो राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। और जिस वस्तु में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, नीचे ही आ गए, उसको सदिश कहते हैं। इसमें परिमाण भी है और वेग भी है, लेकिन पहले वाले में क्या था? सिर्फ परिमाण था। चलिए, किसी वस्तु में विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर, जस्ट हम आपको इससे पहले ही वेग वाले फॉर्मूले में बताए थे कि विस्थापन और समय का अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सिर्फ वही चीज़ है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, जब वो अपनी स्थिति को नहीं बदलता तो हम बोलते हैं कि वो विराम की अवस्था में, ठीक है, स्थिर अवस्था में, विराम की अवस्था में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को, अब देखिए, कोई वस्तु यहाँ है फिर थोड़ी देर में वहाँ चली गई, तो हम क्या बोलते हैं? वो गति की अवस्था में है। क्या है? वस्तु जो है वो किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है। इसका आंसर जो हो जाएगा वस्तु की गति की अवस्था हो जाएगी। आगे दिया है कि उस वस्तु का वेग क्या कहलाएगा जो 21 सेकेंड में एक रेखा को 128 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए, सिंपली कुछ नहीं कर, हमने क्या बताया था? जस्ट आपसे इससे पहले बताया कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी और बटा में समय। तो दूरी कितना दिया है? 168, और समय दिया है 21। सिंपली 168 में 21 से भागा दीजिएगा, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। अब देखिए, जब ये गाड़ी जब जाएगी तो दो चीज़ें होंगी। एक तो वो अपनी दूरी भी कवर करेगी, एक प्लेटफॉर्म की दूरी कवर करेगी, ठीक है। यानी टोटल कितने दूरी हो गया? 200 दूरी हो गई। 120 तो प्लेटफॉर्म का हो गया और 80 ट्रेन की हो गई, यानी 200 हो गए। और समय कितना है? 20 सेकंड, यानी ये कितनी बार में? 10 मीटर प्रति सेकंड में तय करेगी। लेकिन इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड में आई, जबकि ये पूछा हमसे किस में है? मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो इसीलिए मीटर प्रति सेकंड। देखिए, अब मीटर प्रति सेकंड में आया तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 10 में 18/5 से भागा देंगे। तो जब 5 से भागा देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 18 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण के लिए सूत्र क्या होता है? तो त्वरण के लिए जो सूत्र होता है वो a बराबर v माइनस u बाई टी। यहाँ पे v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है वो प्रारंभिक वेग है, और t मतलब उतने समय अंतराल है, ठीक है, समय अंतराल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है? अब त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सबको याद है त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है? देखिए, ऊपर हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना, इसी फार्मूले पे इसको पुट करेंगे। चलिए, दिया है कि कार 1 मिनट, यानी टोटल समय कितना हो गया? चूँकि हमको यहाँ पे सेकंड में दिया गया है ना, ये देखिए, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, यानी हमको सेकंड में परिवर्तित करना है। तो 1 मिनट में जानते हैं कि 60 सेकंड होता है, ठीक है। और इसकी अंतर कितना हो गया? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40 और 25 के बीच का अंतर कितना है? 15 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15 है। अब चलिए, 15 में जब आप इसको बनाइएगा, दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, तो अब देखिए, ये चूँकि 15 हो गया और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, तो इसको भी हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इसको क्या करना है? 5/18 से
भागा देना पड़ेगा। तो जब 5/18 से भागा देंगे, सॉरी गुणा करेंगे, तो इसमें देखिए किस तरीके से दिखाई देगा। 15 में हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे और भागा देंगे किससे, 60 से। चलिए 15 चौके 60 हो जाएगा, और ये फिर 18 चौके 72, 5/72 हो जाएगा। और जब आप इसको कटाइएगा तो ये लगभग 0.069 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलने वाली एक कार जो 45 सेकंड को विश्राम में ले जाता है, उसका मंदन क्या है। देखिए 50 को फिर से हम 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, और इसमें समय कितना है, 45 है। तो 5 से कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 9 बार में जाएगा, और ये 25 बार में जाएगा। और फिर 25 में हम लोग 81 से भागा देंगे तो लगभग ये 0.30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर ज़मीन को छोड़ देता है। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, गति का दूसरा समीकरण S = ut + ½ at²। अब इसमें देखिए, चूँकि जब वो लैंडिंग के लिए चलना स्टार्ट होगी जहाज, उस टाइम उसका वेलोसिटी 0 होगा। यानी जब u 0 हो तो ये पूरा टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो सिंपली s बराबर क्या हो जाएगा, ½ at² हो जाएगा। अब s मतलब होता है दूरी तो हमको दे चुका है 700 मीटर, ठीक है। ये हो गया ½ और a तो हमको निकालना है, और t का मान 10⁻² यानी 100। अब ये कटाइएगा तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। और a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 14, यानी इसका राइट आंसर 14 इसका राइट आंसर, यानी 14 मीटर प्रति सेकंड सर। ऑप्शन नंबर डी 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड और g = 10 के वेग से ऊपर फेंका गया है। चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम गति का पहला समीकरण v = u + at लगाएंगे। इससे हमें t मालूम हो जाएगा। चलिए देखिए, v का मान कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। u तो 0 है, तो ये सिंपली 0 है, क्योंकि पत्थर जब हमारे फेंकने से पहले तो पत्थर का वेलोसिटी 0 ही होगा, इसीलिए u कैंसिल आउट हो जाएगा। और a हो जाएगा, a का मान कितना है 10 और इंटू t। जब यहाँ से कटाएँगे तो t का मान कितना हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 2। t कितना आ गया, 2। अब गति का दूसरा समीकरण यहाँ से लगाएंगे। गति का दूसरा समीकरण s = ut + ½ at²। सिंपली u 0 है तो ये पूरा टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s बराबर कितना होगा, ½ a का मान दिया हुआ है 10 यानी 10, और t² यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 से 2 कटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और 10 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी s बराबर कितना हो गया 20 मीटर राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दिया इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो इकाई समय में की गई कार्य को शक्ति कहते हैं। प्रत्येक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप कितना देर काम कर सकते हैं। चलिए, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या कहलाती है, एफिशिएंसी, दक्षता कहते हैं। किसी भी शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या कहलाती है, दक्षता, एफिशिएंसी कहलाती है। चलिए, दिया कि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे 1 मीटर की दूरी का हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं। सिंपली हम लोग जानते हैं कि W = होता है F × S। जब ये दोनों एक है तो ये भी एक होगा, और W मतलब होता है कार्य की इकाई कितनी होती है, जूल, यानी 1 जूल इसका राइट आंसर होगा। कार्य करने की क्षमता यानी किसी वस्तु को कितना दूर तक ढकेल के हम ले गए हैं वही कार्य कहलाती है, और इसे जूल से नापते हैं। अब देखिए, दिया है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। सिंपली हम जानते हैं कि F = mg होता है, ठीक है। g का मान तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो
जी का मान, एम का मान तो दिया है 1 किलोग्राम, ठीक है, और जी का मान जानते हैं कि 9.81। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.81 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी 9.81 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है कि एक मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। तो मीट्रिक है ना, मीट्रिक में होते हैं 735.5, ठीक है, और एक सिस्टम होता है एसआई सिस्टम, उसमें होते हैं 746 वाट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आते रहें। चलिए थैंक यू।